हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जेई मेन जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में, उसके हर एक स्टेप के बारे में, हर स्टेप का मतलब क्या होता है, हर चीज जो वहां लिखा हुआ है काउंसलिंग पोर्टल में उसका मतलब क्या होता है, और सारा इंफॉर्मेशन जो हर एक एस्पिरेंट के लिए जो जोसा काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जोसा का फुल फॉर्म क्या है? जोसा का फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, और इसके थ्रू किस किस कॉलेज में एडमिशन होता है? तो 23 आईआईटीज, ठीक है, 31 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईटीज और 38 अदर जीएफटीआईज, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो हम लोग के देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सब का एडमिशन जो उन सब में होगा वो जोसा के थ्रू होगा। 6 राउंड होता है काउंसलिंग का, इस बात को बहुत बढ़िया है समझना है। 6 राउंड का मतलब पहला राउंड हुआ, कुछ एलोकेशन हुआ सीट का, लोग लिया लोग नहीं लिया, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, इस तरीके से करके 6 राउंड होता है, जिसमें से यहां देखो हम लिखे हुए हैं मैक्सिमम सीट सिलेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर 4th एंड 5th राउंड। ये ध्यान देने वाला बात है। लगभग जितना भी एलोकेशन होता है सीट का वो 4th और 5th राउंड के बाद होता है। होता क्या है, शुरुआत में अब जो टॉपर बच्चा है, जिसको जो पहला प्रेफरेंस था वही मिल गया है, तो वो तो ले लेगा शुरू में, लेकिन ज्यादातर बच्चे वेट करते हैं कि सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में कुछ बेहतर ऑप्शन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते 6 राउंड में 3-4 राउंड तो कंफर्टेबली निकल जाता है, लेकिन 4 राउंड के बाद बहुत सारे बच्चे पैनिक करना शुरू करते हैं कि नहीं अब बहुत रिस्क नहीं लेंगे, आगे तक नहीं जाएंगे, जो भी मिल रहा है उसको ऑप्ट कर लेते हैं। तो आपको 4th राउंड के बाद थोड़ा मूवमेंट वहां देखने को मिलेगा कि बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं ऑप्शंस, और आपका जो चॉइस है वो थोड़ा अपग्रेड हो रहा है। क्या होता है, आपको एक चॉइस मिला और आप डाले कि भाई मेरे को अगले राउंड में कुछ बेहतर मिलेगा तो हम लेंगे। आप देखोगे नेक्स्ट राउंड में भी आपको शायद कुछ बेहतर नहीं मिला, या मिला तो 1 या 2 अपग्रेडेशन हुआ, सिर्फ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज ऊपर का जो बच्चा है वो छोड़ेगा, वो सीट ले लेगा, तब जाकर के ये चेंजेस ज्यादा होता है। तो ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है कब? 4th राउंड और 5th राउंड के बारे में। तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है अगर आपको चॉइस अपना नहीं मिल रहा है शुरुआत के 3-4 राउंड में, थोड़ा वेट करना है। 4th 5th राउंड के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, हम ऐसा बोलेंगे 6th राउंड तक जरूरी नहीं कि हर बच्चा जाए, वो 4th या 5th राउंड के बाद अगर उसको अपने चॉइस के अनुसार कुछ भी ढंग का मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, ठीक है। बट ये बात को ध्यान रखना है कि पहला 3 राउंड में ही अगर आपको बहुत कुछ पसंद नहीं आ रहा और फिर भी आप ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, वेट करना है। ज्यादातर मूवमेंट दिखेगा आपको 4th और 5th राउंड के बाद ही, ठीक है। क्या इसका स्टेप है, उस स्टेप को बढ़िया से देखो। सबसे पहले आप ये वेबसाइट के थ्रू लॉगिन, वहां पे वेबसाइट में जाएंगे और जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। जेई मेन तो सारे बच्चे दिए, तो जेई मेन के एप्लीकेशन के थ्रू वो एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप जिन भी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे आपको सिर्फ वही डिस्प्ले में दिखाया जाएगा ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। मतलब अगर कोई बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है या जेई एडवांस दिया ही नहीं है तो उसको आईआईटीज नहीं दिखाएगा, उसको सिर्फ जेई मेन के थ्रू वाला कॉलेज दिखाएगा। लेकिन जो बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई किया हुआ है उसको आईआईटीज भी दिखाएगा, और जेई मेन के थ्रू जितना भी कॉलेजेस है ये सारा कॉलेजेस को दिखा रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप में एक फिल्टर आएगा, इंस्टीट्यूट का टाइप लिखने के लिए ऑप्शन आएगा वो ड्रॉप डाउन में। इंस्टीट्यूट का टाइप हो गया एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज, जीएफटीआईज। इंस्टीट्यूट का नेम हो गया, फिर वो अगर कोई एनआईटी चुनता है तो कौन सा एनआईटी के लिए आप ऑप्ट करना चाहते हैं, और फिर आएगा एकेडमिक प्रोग्राम। एकेडमिक प्रोग्राम का मतलब कि उसमें कौन सा ब्रांच आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए किसी को एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को लेकर के कि मेरे को वहीं पर एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट का नेम में जाकर के ड्रॉप डाउन में उस इंस्टीट्यूट को चुन लेगा। तो ये वाला पॉइंट अपने आप सेट हो जाएगा, और फिर उस इंस्टीट्यूट में जो भी ब्रांचेस अवेलेबल है वही ब्रांच आपको दिखा रहा होगा लाइन से, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ऐसा चॉइस है कि उसको कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, चाहे जो भी इंस्टीट्यूट रहे, बट उसको पढ़ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, तो सबसे पहले जाकर के इस एकेडमिक प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज कर लेगा, और उसके हिसाब से फिर वो इंस्टीट्यूट टाइप और इंस्टीट्यूट नेम जो है वो उसके बाद वो चूज कर सकता है। पहले इसको चूज कर लो। फिल्टर में आप इन तीनों सेक्शन में किसी को भी पहले चूज कर सकते हैं, उसके अनुसार आपको जो भी ऑप्शन है वो दिख जाएगा। एक एक करके आप अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा कर लोगे। एक बार जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में बोला जाएगा ऑर्डरिंग एंड नंबरिंग। भाई आपने सेलेक्ट तो कर लिया कि ये कॉलेज में ये ब्रांच मेरे को चाहिए, अब प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है आपका, पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए। तो ऑर्डरिंग एंड नंबरिंग का भी ऑप्शन आएगा, वो आप प्रॉपरली कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा
देगा लॉक चॉइसेस। लॉक चॉइसेस में दो ऑप्शन आपको देगा। पहला ऑप्शन होता है एग्री टू लॉक और दूसरा होता है विल लॉक लेटर। यहां ध्यान रखना है, एक बार आपने अगर एग्री टू लॉक में क्लिक करके प्रोसीड कर दिया, ठीक है, ये अलग बात है, आप प्रोसीड करेंगे तो आपको पासवर्ड वगैरह पूछेगा कंफर्मेशन के लिए, बट अगर आपने एग्री टू लॉक कर दिया, इसका मतलब अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब ये एग्री टू लॉक का मतलब है कि एक बार लॉक हो गया तो हो गया। लेकिन अगर आप लिखते हैं विल लॉक लेटर, तो क्या होता है कि आप जो भी लास्ट डेट है उस समय तक जाकर के वापस से उसको चेंज कर सकते हैं, इस नंबरिंग को, इस ऑर्डरिंग को, और फिर उस समय लॉक कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बच्चों को लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप लास्ट डेट तक भी लॉक नहीं करते तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा। जो आपका फाइनल ऑर्डर रहेगा कॉलेज का प्रेफरेंस का, वो ऑटो लॉक हो जाएगा। तो ये एग्री टू लॉक तो बड़ा अजीब सा ऑप्शन है, ये तो देके बच्चा फंसने वाला बात है। आप विल लॉक लेटर करो, बाद में जाके आप लॉक किए तो भी ठीक है, नहीं लॉक किए तो ऑटो लॉक हो जाएगा। कम से कम आपके पास उसको चेंज करने का एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो सारे बच्चे इसी को ऑप्ट करेंगे, विल लॉक लेटर। नेक्स्ट है मॉक सीट अलॉटमेंट। ये मॉक सीट अलॉटमेंट बिल्कुल वैसा होता है जो इलेक्शन में एग्जिट पोल होता है कि लास्ट ईयर, ये मॉक सीट अलॉटमेंट कैसा होता है कि जो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक रहा था उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ऑर्डरिंग नंबरिंग सिलेक्शन दिए हैं उसमें आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। ये बड़ा एक अच्छा आइडिया मिलता है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऑर्डरिंग नंबरिंग में कुछ गलती कर दिया है, यानी कि जो उसका प्रेफरेंस में कम है उसको गलती से ऊपर डाल दिया है, जो प्रेफरेंस में नीचे था, ऊपर था, उसको नीचे डाल दिया है, तो वैसे केस में मॉक सीट अलॉकेशन अलॉटमेंट में उसको तो मिल जाएगा एक कॉलेज और एक ब्रांच। अब वो देखेगा कि यार ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो वापस जाकर के फिर से ऑर्डरिंग नंबरिंग कर सकता है। तो ध्यान रखना है, विल लॉक लेटर अगर रहेगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। तो मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपको बताया कि ये मिलने का चांस है, वो पक्का नहीं होता है बट ऑलमोस्ट एक आइडिया आपको दे देता है कि ये कॉलेज में ये ब्रांच आपको मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होता है, मतलब कि ये तो मॉक हो गया, फिर इसके बाद प्रॉपरली जो भी आपका फाइनल रहेगा ऑर्डरिंग नंबरिंग उसके अनुसार आपको एक सीट अलॉट कर दिया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में, कोई एक ब्रांच जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आ रहा होगा। जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर में टॉप में जो आप डाले, अगर वो अवेलेबल हुआ आपके स्कोर आपके रैंक के हिसाब से तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज जो भी टॉप से अवेलेबल होगा आपके स्कोर आपके परफॉर्मेंस में वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, मतलब कि आपको दे दिया गया वो सीट, एक बार आपको दे दिया गया। अब उसके बाद का प्रोसेस समझते हैं क्या होता है। जैसे एक सीट आपको मिलता है, आपको पहला काम करना होता है कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी ये पे करना होता है। अगर कोई बच्चा ये काम नहीं करता है, सीट एक्सेप्टेंस फी को पे नहीं करता है, मतलब कि वो अब जोसा के काउंसलिंग का पार्ट नहीं बनना चाह रहा, वो रिजेक्ट कर रहा है अपने सीट को, ये जो सीट उसको मिला उसको रिजेक्ट कर दिया, अब उसको जोसा के काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब वहां से उसको एडमिशन नहीं लेना है। ये समझो, जोसा के थ्रू उसको एडमिशन नहीं लेना है, तो ये पेमेंट करना जरूरी है उस बच्चे को जिसको कुछ भी अलॉट हुआ है। फीस पेमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी आपको सीट मिला है वो आपका फाइनल सीट हो गया, नहीं। फीस पेमेंट का मतलब होता है कि अब आगे के प्रोसेस में आप जो भी जोसा का प्रोसेस है पूरे काउंसलिंग का, आप उसके पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई ना कोई सीट मिला, आप सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर देंगे। अब किसी को मन में ये होगा कि सर हम अभी पे कर दिए मान लीजिए, और लास्ट राउंड तक जाते आते मेरे को अपने चॉइस का कुछ मिला ही नहीं, और फिर मेरे को है कि मेरे को जोसा के थ्रू एडमिशन नहीं लेना है, मेरे को विड्रॉ करना है, तो कोई बात नहीं है, आपका ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो आपको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगले स्टेप में जब आप एक बार फी पे कर दिए, अब आपके पास तीन ऑप्शन है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। तीनों को अच्छे समझना, यहां पे गलती करते हैं बच्चे। फ्रीज का मतलब होता है डन, जो भी आपको मिला, जो कॉलेज जो ब्रांच आपको मिला आपको वही चाहिए और आप इसको फ्रीज कर दिए, ठीक है। तो शुरुआत के कुछ राउंड्स में ये फ्रीज वाला ऑप्शन जो है बहुत कम बच्चे यूज करते हैं, क्योंकि शुरुआत के 2-3 राउंड में उनको रहता है ऑप्शन कि भाई उनको होप भी रहता है कि मेरे को आगे के राउंड्स में कुछ अपग्रेडेशन मिलेगा, तो वो फ्रीज नहीं करते। फ्रीज करने का मतलब है जो मिल गया वो फाइनल हो गया, ठीक है, वो आप डन कर दिए, यही कॉलेज यही ब्रांच मेरे को मिलना है। ये कौन से बच्चे कर रहे हैं, जिनको टॉप रैंक्स आया है, जिनका जो पहला प्रेफरेंस है वही मिल गया है, इनको आगे कुछ करना ही नहीं, तो अपना फ्रीज कर देंगे और फिर काउंसलिंग के खत्म होने का वेट करेंगे, मतलब उनका डन हो गया कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच वो ले रहे हैं। ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे इस फ्रीज वाले ऑप्शन को यूज नहीं करते, खास करके शुरुआत के राउंड में तो बिल्कुल नहीं करते। सेकेंड है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि आपको जो भी मिला, ऑब्वियसली आप सीट एक्सेप्टेंस फी दिए, मतलब कि हो गया आपका एडमिशन तो हो गई पक्का है,
लेकिन आपको है कि मेरा जो प्रेफरेंस ऑर्डर था उसमें मान लीजिए कि आपको जो मिला है वो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में 10th रैंक पे था, मतलब 10वें नंबर पे जो आपने ऑप्शन डाला था जो कॉलेज ब्रांच का, वो आपको मिल गया और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, आपको लग रहा है कि इससे ऊपर वाला मेरे को मिलना चाहिए। तो वैसे केस में आप फ्लोट ऑप्शन देंगे कि आपको अब जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर था ऑर्डरिंग, उसमें आपको कुछ बेहतर मिल जाए अगले राउंड में। लेकिन अगर किसी बच्चे को जो उसका प्रेफरेंस ऑर्डर है, जो ऑर्डरिंग है, उसमें सबसे ऊपर वाला मिल जाता है, सबसे टॉप वाला मिल जाता है, तो वैसे केस में ये फ्लोट का कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज उसके ऊपर कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। जब भी आप चूज कर रहे होंगे ब्रांचिंग, जो आप लोग ये ऑर्डरिंग नंबरिंग है या जो चॉइस आप लोग डाल रहे हैं शुरुआत में, जो भी उस लिस्ट में डालेंगे, एक बात का ध्यान रखना कि उसी कॉलेज उसी ब्रांच को डालो जहां पे आप जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ऐसा कोई कॉलेज मत डाल दो जहां पे आपको लगता है कि नहीं नहीं लास्ट राउंड तक भी अगर नहीं हुआ कहीं तो यहां तो नहीं जाएंगे, तो फिर उसको वहां पे डालो मत, बिकॉज वहां पे फिर फंसने का चांस रहेगा। तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर डालो कि सबसे टॉप में ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, पहला बात तो ये। लेकिन वो कॉलेज मत डालो, वो ब्रांच मत डालो जिसमें आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, ठीक है, जो आप नहीं लोगे लास्ट तक, वो काम नहीं करना, पहला बात। दूसरा, अपना लास्ट ईयर के रैंकिंग के हिसाब से आप डालना शुरू करो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को जनरल कैटेगरी में आईआईटी में आया है कुछ 4000 रैंक, ठीक है, और जनरल कैटेगरी है, और वो पहला ऑप्शन डाल रहा है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, दूसरा ऑप्शन डाल रहा है आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस, तो ये तो बेवकूफी है, उसको तो मिलेगा ही नहीं वो ऑप्शन। थोड़ा उस हिसाब से डालना है चीजों को कि आपका जो रैंकिंग है उसके अनुसार, हाँ, थोड़ा बेहतर जरूर डालो कि अगर आपका रैंक 5000 आया है तो लास्ट ईयर अगर 3000 में 3500 में कोई मिला तो उसको भी डाल दिए कि शायद लक अच्छा रहा तो मिल जाए। लेकिन वो बच्चा ये तो नहीं होप कर सकता कि 5000 रैंक में मेरे को आईआईटी बॉम्बे या कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, तो वो सब काम नहीं करना। दो काम नहीं करना है, एक हाइपोथेटिकली कुछ भी नहीं डाल देना है, फिर वो इतना हैपेजर्ड हो जाए कि बाद में ऑर्डरिंग नंबरिंग करने में आपको बहुत परेशानी होगा और ये सब चूज करने में बहुत आपको कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि ऐसा कोई भी कॉलेज ब्रांच मत डालो जिसमें आप जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसा ही डालो कि लास्ट ऑप्शन में अगर कहीं कुछ नहीं हो तो यहां पे हम चले जाएंगे, वैसे वाले को डालना है। तो फ्रीज का मतलब जो मिल गया फिक्स है, फाइनल है। फ्लोट का मतलब नहीं नहीं हम खुश नहीं है, हमको अपग्रेडेशन चाहिए। स्लाइड का मतलब होता है कि आप कॉलेज के लिए खुश है, जो कॉलेज आपको मिला है यू आर सेटिस्फाइड विथ इट कि मेरे को इसी कॉलेज में जाना है। स्लाइड डालने का मतलब है अब उस कॉलेज में आप ब्रांच अपग्रेडेशन कर चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा पुट किया है, वहां पे डाला है कि मेरे को आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस डाला है, इलेक्ट्रिकल डाला है, मैकेनिकल डाला है, सिविल डाला है, और उसको मिल गया है सिविल, ठीक है, बट उसको मन में है कि नहीं नहीं मेरे को मैकेनिकल मिल जाए तो थोड़ा बेहतर है, बट जाना मेरे को आईआईटी कानपुर ही अब, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो स्लाइड में डालेगा तो उसको आईआईटी कानपुर तो फिक्स हो गया। अब आईआईटी कानपुर में अगर बेहतर ब्रांच उसको जो उसके ऑर्डरिंग नंबरिंग के हिसाब से था अगर वो मिल जाता है आगे के राउंड में तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर स्लाइडिंग में कोई बच्चा डाल रहा है तो उसका अब कॉलेज चेंज नहीं होगा, वो वही कॉलेज में जाएगा जो वो चूज किया था पहले वाले में और उसको अलॉट हो गया था, ठीक है। तो तीनों आई गेस क्लियर है। फ्रीज मतलब ब्रांच और कॉलेज दोनों फाइनल, फ्लोट का मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं फाइनल है, आप ब्रांच भी कॉलेज भी चेंज करने के लिए तैयार है और ब्रांच भी चेंज करने के लिए तैयार है, अपग्रेडेशन किसी भी फॉर्म में आप रेडी हैं। स्लाइड का मतलब कॉलेज आप फाइनल कर रहे हैं अपना, कॉलेज को लेके आप खुश हैं, ब्रांच को लेके आप खुश नहीं, ब्रांच वाले केस में आपको थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, वो स्लाइड वाला ऑप्शन लेंगे। और यही तीनों चीज आपको हर एक राउंड में देखने को मिलेगा, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, और फाइनली जब भी आपको अपने चॉइस का कॉलेज मिल जाए, चाहे वो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड में, और आपको ऐसा लगे कि अब मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ले लेना है, ठीक है, तो आप उसको फ्रीज कर दो और उसके बाद फिर लास्ट में डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उस कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस था जोसा के काउंसलिंग का। काफी सारे बच्चों को थोड़ा बहुत जानकारी का कमी की वजह से वो कहीं कहीं पर गलती कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे एग्री टू लॉक में क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर बाद में उनको चेंज करना होता है, जो हो नहीं सकता है। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं जो गलती से ये स्लाइड वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं और बाद में उनको लगता है कि नहीं मेरे को फ्लोट करना था, मेरे को तो कॉलेज भी चेंज करना था, ठीक है, तो वो वहां पे फंस जाते हैं। कुछ बच्चे गलती से फ्रीज कर लिए, वो फंस गए, सर हम तो फ्रीज कर चुके हैं, हम क्या करें, मेरे को तो अपग्रेड मिल नहीं रहा है। तो बहुत अच्छे से इन सब बातों को समझो और जोसा के काउंसलिंग के समय एक दो बात का ध्यान रखना। पहला, आप सिस्टम वो यूज करना जहां पे इंटरनेट का स्पीड अच्छा हो, ठीक है, ऐसा डिसरप्टिव इंटरनेट मत यूज करना, लो स्पीड वाला मत यूज करना।
तो वैसे केस में क्या होगा, कई बार क्या होता है ये जो एक्सेप्टेंस फी आप दे रहे हैं वो फंस जाएगा या कुछ भी और प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, उस तरीके से। और पहले सारा जानकारी आप लेना अपने पास, डॉक्यूमेंट सारा आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर सारा जानकारी लेकर के हर एक चीज को समझ करके आप काउंसलिंग करेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, और जो भी रैंक आपको आया है उसके अनुसार आपको बेस्ट पॉसिबल सीट अलॉट किया जाएगा और आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, किसी बच्चे को कुछ जानना चाहता है इस सारे इंफॉर्मेशन के अलावा, कमेंट सेक्शन को यूज करो, वहां पे पूछो क्वेश्चन, हम रिप्लाई करेंगे। एंड वी जस्ट मेक श्योर कि आप लोग का जो भी परफॉर्मेंस हुआ है जेईई मेन और एडवांस्ड में, उसके थ्रू आपको बेस्ट कॉलेजेस और बेस्ट ब्रांच मिले। बेस्ट ऑफ लक।